सीपी राय सर, राहुल गांधी लौटे, नेता प्रतिपक्ष होने की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। वो मिलने पहुंचे परिवार से, एक स्पष्ट संदेश भी उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दिया। लेकिन क्या सरकार इस मामले में गंभीर हो पाएगी? हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि राहुल के जाने की खबर का ही दबाव था कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया। राम प्रकाश जी, राहुल जी का ये पहला काम तो है नहीं। राहुल जी ने अपने एक बयान में और भाषण में कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कहीं कोई परेशानी भी होगा वहां मैं पहुंचूंगा, हर जगह पहुंचूंगा। और लगातार वो हर जगह पहुंचते हैं। बाहर थे, इस बीच जरूर कुछ चीजें छूट गई होंगी, लेकिन आते वो सीधे उन्होंने हरियाणा को रुख किया। हरियाणा की घटना अपने आप में, एक इतना बड़ा एडिशनल डीजीपी रैंक का आदमी आत्महत्या कर ले, ये थोड़ा अजीब स्थिति है। क्योंकि एडीजी और डीजी करीब इक्वलेंट ही होते हैं, और उतनी बड़ी रैंक पर जाने के बाद आत्महत्या के बारे में सोचना, इसका मतलब कि कितने मानसिक दबाव में और पीड़ा में हो रहे होंगे। और उनकी पत्नी आईएएस है, और जो शायद मुख्यमंत्री के साथ अटैच है, शायद मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर थी वो। तो उस स्तर पर जाके कोई आदमी आत्महत्या कर ले तो निश्चित तौर पर ये सोसाइटी के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए सोचने का विषय है। और मैं इसको जात का एंगल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतने बड़े पद का जरूर बड़ा सवाल है कि आत्महत्या उन्होंने क्यों की। राहुल गांधी का दबाव तो हमेशा ही काम करता है। आप लगातार देख रहे हैं कि उनको वो जो बात आज बोलते हैं, हो सकता है कि आज न मानी जाए, लेकिन कुछ दिन बाद उस बात को सरकार को मानना पड़ता है, कहीं ना कहीं उस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। आज भी राहुल गांधी के जाने की जो ही खबर थी, उसके साथ ही साथ वहां के डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें अपनी भी कुछ काम करेंगी क्या, या सिर्फ दबाव में काम करेंगी? जब राहुल गांधी कहीं जाएंगे तभी उस पर निर्णय होगा, या उसके पहले भी जो जिम्मेदारी है किसी सरकार की न्याय देना, और न्याय वो चाहे आम आदमी हो, साधारण आदमी हो, या वो डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, न्याय जिसको भी चाहिए उसको न्याय देना सरकार का काम है। तो न्याय अपने आप भी देंगी या नहीं देंगी, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी ने अपना दर्द बयान किया, उनका बयान दिखाया आपने, और वो बयान अपने आप में बहुत दर्दनाक है कि उन बेटियों के पिता का फ्यूनरल होने दीजिए। आज कई दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, इसलिए कि कार्रवाई नहीं हो रही। ये कहा जाता है कि जो आदमी आत्महत्या करता है या जिसका निधन होता है, निधन के समय अगर वो कोई नोट लिख गया है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और डाइंग डिक्लेरेशन को एक बहुत बड़े सबूत के रूप में माना जाता है, और उस सबूत पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी परंपरा, ऐसी धारणा है और ऐसा कानून रहा है लगातार। लेकिन उस डाइंग डिक्लेरेशन पर भी सरकार का गंभीर नहीं रहना, उस पर कोई जांच नहीं बैठाना, उस पर कोई कानूनी काम नहीं करना, उस पर कार्रवाई नहीं करना, निश्चित तौर पर ये भाजपा सरकारों का ये जो एक रवैया है, हर चीज को हल्के से लेना और छोड़ देना, ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, हम तो नहीं करेंगे, ये जो रवैया है, उसी तरह का रवैया उन्होंने इतने बड़े अधिकारी के मामले में भी दिखाया है, जो बहुत शर्मनाक है। और राहुल गांधी के जाने के बाद अब जो शुरू हुई है कार्रवाई, देखिए वो कार्रवाई कहाँ तक जाकर रुकती है। उस परिवार की, उनकी पत्नी की जो मांग है, वो मांग कहाँ तक पूरी की जाती है। अभी उसके लिए हमें लगता है कि अगले 24 घंटे हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अगले 24 घंटे में क्या क्या चीजें और होती हैं। राहुल गांधी का जो दबाव है, दबाव नहीं, वो नैतिक दबाव है, और वो दबाव इसलिए है कि जो सरकार को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो सरकार को बोलना चाहिए वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, और उसके बावजूद अगर कुछ होता है तो इसके लिए 24 घंटे हमको इंतजार करना पड़ेगा। जी राम प्रकाश जी, एक सवाल मेरा है जो मैं चाहूंगा, मतलब सीपी राय सर आपसे शुरू करूंगा, लेकिन मैं आप चारों से उस पर रिएक्शन चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि निशिकांत दुबे ने एक स्टेटमेंट दिया था, संजीव खन्ना साहब तत्कालीन सीजेआई थे, साफ तौर पे निशिकांत दुबे ने ऐलानिया रूप से कहा था कि इस देश में गृह युद्ध कराने का जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना। क्या ये सारे हालात जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो उसी गृह युद्ध की नींव रखने की साजिश या कोशिश हो रही है? एक उस तरीके का एक जो उसको स्मेल कहते हैं ना, जो एक स्मेल नहीं आ रही है इस तरीके के मामलों से कि जैसे गृह युद्ध कराने की नींव रखी जा रही है, साजिश रखी जा रही है? क्योंकि सत्ता में बने रहना एन केन प्रकारेण हर हाल में जरूरी है, और अब तो इस देश को एक नेता थोपे जाने की स्थिति पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे के लिए कि जब एक नेता आखिर कैसे थोप पाएंगे? तभी थोप पाएंगे जब इस तरीके का माहौल हो कि हर आदमी एक दूसरे से संघर्ष कर रहा हो, जूझ रहा हो, बिना एक दूसरे से संघर्ष कराए, बिना एक दूसरे को लड़ाए, भाई भाई से लड़ाए, घर घर से लड़ाए, मोहल्ला मोहल्ले से लड़ाए, और राज्य राज्य से लड़ाए। अगर ये नहीं करेंगे तो एक नेता थोपे जाना संभव तो है नहीं इस देश में।
डॉक्टर राय? राम प्रकाश जी, इरादा इनका चाहे जो भी हो, 2-3 फैक्टर देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ये चाहे जितना इन्होंने दंगे करा लिए हो, चाहे जितना नफरत पाल दी हो, आरएसएस ने चाहे जितनी बेईमानी कर ली हो, चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी हो, चाहे ईवीएम का इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन एक जगह तो एक बात तो सच है कि 65-66 करोड़ वोट करीब पड़ा, उसमें से इनको केवल 23 करोड़ वोट पड़ा, 2/3 वोट इनके खिलाफ पड़ा है। दूसरा सच भी है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, कल्याण सिंह थे, उसके बाद कल्याण सिंह चुनाव हार गए थे, बीजेपी चुनाव हार गई थी। मंदिर बनने के बाद 240 सीट आ गई थी। ये सारी चीजें भी तो अपनी जगह सच है। ये देश बहुत जागरूक है, कोशिश है इनकी कि बहुतायत में लोग दंगा करने लगे, जात के आधार पर झगड़ा करने लगे, धर्म के आधार पर झगड़ा करें। लेकिन आपको हरियाणा याद होगा, हरियाणा में मेवात के इलाके में एक दंगा कराने की कोशिश हुई, सबको याद होगा। मीनू जी, आपको भी याद होगा कि दंगा कराने की कोशिश हुई और शुरुआत थोड़ी सी हुई, लेकिन वहां पर जनता खुद जागरूक होकर खड़ी हो गई। वहां पर हिंदुओं ने सम्मेलन शुरू कर दिया, मुसलमानों ने सम्मेलन शुरू कर दिया, दोनों ने मिलकर सम्मेलन शुरू कर दिया, एक दूसरे की रक्षा करनी शुरू कर दी, सिखों ने शुरू कर दिया और तीनों ने मिलकर संयुक्त सम्मेलन शुरू कर दिए। और वहां आरएसएस की पूरी धार भोतरी होकर रह गई। बेईमानी से चुनाव जीत लेना अलग बात है, लेकिन जनमत तो इनके खिलाफ है और वो दिखलाई पड़ रहा है। राहुल गांधी ने जो बहुत सारी चीजें उजागर की हैं वो सच है, और उस सच के निगाह से अगर देखा जाए तो फिर ये 23 करोड़ वोट जाकर के 10, 12, 18, 8, 9, 10 करोड़ के आसपास ठीक जाएगा, बाकी तो बेईमानी का वोट है। तो ये है स्थितियां। हाँ, लेकिन हाँ, आरएसएस का इरादा तो है। आजादी की लड़ाई के समय में इनके लोगों ने ही तो कहा था कि अगर ऐसी आजादी आनी है जिसमें कि महिलाओं को, दलितों को, मुसलमानों को, सबको बराबर का हक मिलने वाला हो, तो हमको 100 साल की गुलामी मंजूर है। ये आप सभी को पता है, सारे लोग बहुत विद्वान हैं। तो जिन लोगों का शुरू में ये हो रहा हो कि उनको गुलामी मंजूर हो लेकिन दलितों की, महिलाओं की बराबरी मंजूर ना हो, जिनका कहना ये हो कि अंग्रेजों से लड़ना जरूरी नहीं है बल्कि लड़ना जरूरी है कम्युनिस्टों से, मुसलमानों से और ईसाइयों से, जिनका ये तर्क रहा हो अंग्रेजों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों से और आप उम्मीद क्या करते हैं? जब वो सरकार में आ गए हैं तो उनकी सोच तो वही, आरएसएस की सोच तो वही है, और मूल तो इनका आरएसएस है। देश पांडे साहब बहुत अच्छी तरह आरएसएस को जानते हैं। उनका जो मूल अपना सोच है वो तो इन सबके खिलाफ है, और वो तो एक तथाकथित हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणवादी राज बनाना चाहते हैं। चाहे वो राज हिंदुस्तान छोटा होकर के 4 प्रदेश का हो जाए, चाहे वो सिर्फ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक सीमित हो जाए, बाकी देश टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाए। लेकिन छोटा टुकड़ा भी अगर है और उसको हिंदू राष्ट्र अगर बना सके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पुनुवादी व्यवस्था लागू कर सके, यही इरादा आरएसएस का, जिसमें आरएसएस का जो चीफ होगा वो उसका तानाशाह होगा, कहने के लिए एक सरकार भी होगी, तथाकथित रूप से उन्हीं की पार्टी की होगी, 1 पार्टी रूल होगा। तो जिनके इरादे ये हैं वो तो सारे कुकर्म करेंगे, सारे नफरत पालेंगे और सब वो सारे हालात पैदा करेंगे कि जिसकी आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि दंगे हो, झगड़े हो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और सब बट जाए, कोई एक साथ, ये भारत देश एक साथ न रहे। और यही इन्होंने पहले भी किया है। इसलिए राम प्रकाश जी, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके जितने लाख भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इन बातों से बहुत चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। अभी कल ही एक नौजवान ने, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने एक लंबा नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर लिया है। उसने आत्महत्या करने का कारण यह बताया है कि उसके साथ सेक्सुअल हरेस हुआ उसके साथ। 4 साल की उम्र से शाखा में करना शुरू किया और आरएसएस के लोगों ने उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है और उससे उत्पीड़ित होकर के उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं इसके बाद भी तमाम उन माताओं पिताओं की आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी, जो सुबह सुबह 5 बजे अपने छोटे से बच्चे को ले जाके शाखा को पकड़ा दिया करते हैं। कितना बुरा एक कैसी कौम कायम की जा रही है। इसलिए जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने पहला कानून बनाया कि होमोसेक्सुअलिटी का कानून खत्म कर दिया इन्होंने, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं रहा। दूसरा कानून बना दिया कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं रहा। ये इतने बड़े संस्कृति और सभ्यता के ठेकेदार ये लोग हैं कि संस्कृति और सभ्यता को कायम करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सरकार बनने के बाद 2 कानून बनाए, होमोसेक्सुअलिटी का और लिव इन रिलेशन वाला, अवैध रिश्तों का कानून बनाया। तो इस तरह के लोगों से अगर समाज चौकन्ना नहीं रहेगा, ये समाज बर्बाद हो जाएगा। आज देख ही रहे कि समाज में क्या क्या विकृतियां हमको देखने को मिल रही है, किस तरह परिवार टूट रहे हैं, किस तरह से नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरह किसान आत्महत्या कर रहा है और कैसे बुरी हालात हैं। तो इसके लिए हमारी आपकी डिबेट का मकसद यह है कि लोग सुने, उन बातों को सुने जिनको लोग नहीं जानते, जो आप नहीं जानते हैं, और सुन करके चौकन्ना हो। यही हमारा आपका मकसद है। ये सारी घटनाएं एक कड़ी मात्र है। हमारे बाकी साथियों ने बहुत अच्छी बात कही, फराज साहब ने भी और देश पांडे साहब ने भी, ये कड़ी मात्र है। ये उन सारी चीजों के जो इन्होंने हालात बनाए हैं
आखिर किसी की हिम्मत कैसे पड़ी कि उसने जूता मार दिया सीजीआई के ऊपर, कि उसको धिक्कारा, उसकी आत्मा ने कि हिंदू धर्म पर कोई आघात हो गया तो जूता मार दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में। ये हिम्मत कैसे पड़ी? और उसके बाद वो कह रहा है कि मेरी स्कूटी की जब मुसलमानों की बकरी से टक्कर हो जाती थी तो मुझको पीटते थे, मेरी बीबी को उठा ले जाते थे। अरे कितना बेशर्म एक बेगैरत आदमी है जो कह रहा है मेरी बीबी को उठा ले जाते थे। कितनी बार उठा ले गए, कहां उठा ले गए, क्या किया उसके साथ? तो इतना बेगैरत, इतना घटिया लोग हैं ये सब। ये बड़े छोटे लोग हैं, ये नफरत फैलाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, अपनी बीवी को उठा ले जाने की बातें भी कर सकते हैं और ये सब चीजों को ढकने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक नौजवान ने आत्महत्या कर लिया, मुझे नहीं लगता कि, मैं तो टीवी देखता नहीं हूं लेकिन मुझे पता नहीं, आप साथियों ने देखा हो बताइएगा, क्या किसी टीवी चैनल ने उस नौजवान की आत्महत्या पर कोई डिबेट किया? क्या न्यूज चलाई कि उसने क्या इतना बड़ा नोट लिखा और आरएसएस के बारे में क्या प्रचारित किया, उसने क्या बताया आरएसएस के बारे में? मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई डिबेट हुई होगी। तो ये सारे हालात हैं, इनका काम ही नफरत पैदा करना और झगड़ा करना और ये हालात पैदा करना कि देश में गृह युद्ध हो जाए और उस गृह युद्ध का फायदा उठा करके उसके बीच में से अपनी सरकार निकाल ले जाए। और जो इनका इरादा है कि 50 साल तक ये सरकार से नहीं हटना चाहते हैं और तानाशाही कायम करना चाहते हैं, वो कायम रह सके। जी राम प्रकाश जी।